फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। लीगल टर्म में रिप्रेजेंटेशन का मतलब है स्टेटमेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जो कि या तो फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को, स्टेटमेंट को हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेशन का जब जिक्र आता है तो वो तब यूज़ होता है जब आप कोई स्टेटमेंट बोले जो आपको लग रहा है कि ट्रू है, आपका इंटेंशन ये नहीं था कि किसी को डिसीव करें, किसी को के साथ फ्रॉड करें, बट आपको खुद लगा था कि आप जो बोल रहे हो, आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो वो सही है, इसीलिए आपने वो स्टेटमेंट बोली, लेकिन बाद में जाके पता चला कि वो स्टेटमेंट गलत थी। इसको हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन गिवन है और इसमें 3 चीज़ें आती हैं इसकी डेफिनेशन में। सबसे फर्स्ट आता है पॉजिटिव असर्शन, ऐसे मैनर में की गई हो जिसमें हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जो कि पर्सन बोल रहा है उसको खुद ही नहीं पता कि जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सही नहीं है, ना ही उसके पास ऐसा कोई मीडियम है जिससे एक्चुअल में वो सही तरीके से देख सके कि वो स्टेटमेंट जो वो बोल रहा है सही है या नहीं। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव असर्शन, वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। हालांकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की क्या है कि उस पर्सन ने जानबूझ के वो स्टेटमेंट नहीं बोली, लेकिन उसको खुद लगता था, सच में लगता था कि जो उसने बोला है वो सही है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्चुअल में ढंग से चेक नहीं किया, राइट। तो उस केस में जो वो स्टेटमेंट उसने बोली थी वो बाद में जाके गलत निकली, उसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज ए पर्सन ने कहा कि मेरा जो लैंड है उसमें 10 क्विंटल ऑफ वीट पर एकड़ बनती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ए को सच में ऐसा लगता था, बट ए के पास कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं था, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी जिसमें वो एक्चुअल में चेक कर सके कि उसके लैंड में कितने एकड़ की वीट जो है, कितने क्विंटल की वीट प्रोड्यूस होती है, राइट। बाद में जाके पता चला, जब उसने ये लैंड बी को दे दिया, बी ने खरीद लिया, बी के खरीदने के बाद ये पता चला कि लैंड तो सिर्फ 7 क्विंटल ऑफ वीट ही पर एकड़ प्रोड्यूस कर सकता था। तो ये एग्जाम्पल हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन का, तो अगेन उस केस में ये मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। दूसरा डेफिनेशन है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कोई भी ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसकी वजह से एक पर्सन एक एडवांटेजियस पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, अगेन पर्पस डिसीव करने का नहीं होना चाहिए, इंटेंशन डिसीव करने की नहीं होनी चाहिए, वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज ए पर्सन ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ए ने कहा कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिजनेस है, राइट, उसमें सेल्स जो हैं 50,000 की होती हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसने कहा कि मंथली सेल्स जो है 50,000 की होती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में ये था, लेकिन साइन नहीं हुआ था, काफ़ी नेगोशिएशंस चल रही थी। 6 महीने बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 6th मंथ में, एक्चुअल में उस टाइम तक जो मंथली सेल है 6th मंथ की, वो जाके 5,000 तक ही रह गई थी। अब ए बताना भूल गया ये चीज़ बी को कि इस मंथ की जो मेरी सेल है वो 50,000 नहीं हुई है, 5,000 हुई है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इंटेंशन था वो डिसीव करने का नहीं था, बट अनइंटेंशनली ए जो है चुप रहा, तो इन दैट केस वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन ही माना जाएगा। थर्ड है जब आप मिस्टेक कर देते हो एज टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, गलती से इनोसेंटली आपने सब्जेक्ट मैटर को लेके ही आपसे मिस्टेक हो गया, तो उस केस में भी वो मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ एक, जिसमें ए ने कहा कि हमारे 500 बैग्स ऑफ वीट मैं तुम्हारे को ऑफ़र करता हूँ फॉर सर्टेन प्राइस, राइट। लेकिन हमारे जो वीट है, जो हमारे बैग्स ऑफ वीट है, उसमें सल्फ़र यूज़ नहीं होता।
ठीक है। बी ने इसी वजह से वो बैग्स ऑफ वीट खरीदे क्योंकि ए ने कहा था कि इसमें सल्फर यूज़ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में 200 एकड़ की ज़मीन थी ए की, उसमें से 5 एकड़ में सल्फर यूज़ होता था वीट को कल्टीवेट करने के लिए। सो इन दैट केस अगेन, अगर ए को एक्चुअल में नहीं पता था कि ऐसा सल्फर यूज़ हुआ है, ठीक है, अगर ए को पता होता तो नेचुरली वो ये स्टेटमेंट नहीं बोलता, क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट बोली, इनोसेंटली बोली, ठीक है। बी ने इसी वजह से वो खरीदी वीट क्योंकि उसको लगा था कि सल्फ़र यूज़ नहीं हुआ है। तो ये जो सिनेरियो है ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन का ही माना जाएगा। तो जब भी कोई भी केस में ये तीनों में से कोई भी इंस्टेंस होता है उसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मेजर बात याद रखने की ये है कि इंटेंशन डिसीव करने की नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट बोली गई है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, अपनी ओपिनियन नहीं दी होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। जैसे वीट अगर आप सेल कर रहे हो तो वीट में सल्फ़र यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, वो कोई ओपिनियन नहीं है आपका, आपने फैक्ट बताया है, राइट। ऐसे ही जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आप बोल रहे हो वो फैक्ट होना चाहिए, वो आपकी किसी भी तरीके से ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, तभी वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनेगा। दूसरा, जो भी फैक्ट बोला गया है वो अनट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तीसरा, उस स्टेटमेंट के कारण ही दूसरे पर्सन ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि वीट में सल्फ़र नहीं है, इसी वजह से उस पर्सन ने आपसे वो वीट खरीदी। अगर आप ये नहीं बोलते तो शायद वो पर्सन वीट नहीं खरीदता। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टेटमेंट की वजह से ही उस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होना चाहिए। नेक्स्ट एसेंशियल क्या है? जो भी पार्टी रिप्रेजेंटेशन बोल रही है, जो भी पार्टी स्टेटमेंट बोल रही है, उसका इंटेंशन दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड करना नहीं होना चाहिए। और दूसरी पार्टी जिसने स्टेटमेंट सुन के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, वो अगेन लॉस से सफ़र की होनी चाहिए। उसको आपकी स्टेटमेंट की वजह से, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी है उसकी वजह से कुछ लॉस हुआ होना चाहिए, तभी वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस माना जाएगा। अब कंसीक्वेंसेस क्या होंगे ये तो हमने पढ़ लिया। मिसरिप्रेजेंटेशन होता क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बताने के लिए। तो आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, आप इन असेंशियल्स को याद रखोगे तो आप ये बता सकते हो कि हाँ ये मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है। अब मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया तो इसके कंसीक्वेंसेस क्या हैं, क्या इसका आपको रिजल्ट मिलेगा? सबसे पहला क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो, रिसेंड कर सकते हो, यानी कैंसिल कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन की। किसी ने आपको गलत स्टेटमेंट बोली, ठीक है, आपका नुकसान हो गया, इस वजह से आप कह सकते हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से अब बाहर जाना चाहता हूँ। दूसरा, या आपके पास एक और रेमेडी है, आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आप उस पर्सन को बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे उसी पोजीशन पे ले आओ जिस पोजीशन पे अगर स्टेटमेंट गलत नहीं होती, स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, जिस पोजीशन में मैं तब होता उस पोजीशन में मुझे ले आओ, तो मैं अगेन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूँगा, आगे जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वीट का, वीट में सल्फ़र नहीं थी, राइट, ये बोला गया था। तो या तो तुम वीट जो है उसको चेंज कर दो, ऐसा मुझे प्रोडक्ट दे दो जिसमें सल्फ़र नहीं है, तो आई विल बी ओके, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो मुझे जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। तो ये दोनों रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उन पर्सन्स के पास जिनके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट कब नहीं होती? जब फ्रॉड होता है। फ्रॉड का मतलब क्या है?
अगेन एक पर्सन ने एक स्टेटमेंट बोली जो उसको खुद पता था कि वो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी उसने बोला क्योंकि वो चाहता था कि दूसरा पर्सन इस स्टेटमेंट को सुन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। यहाँ पे हम इसको फ्रॉड को कहते हैं इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अनइंटेंशनल, आपने कोई स्टेटमेंट बोली हो लेकिन जब आप इंटेंशनली कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हो जो अनट्रू है, उसको हम फ्रॉड कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड सेक्शन 17 में गिवन है। फ्रॉड का मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। नंबर 1, द रिप्रेजेंटेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। आपने एक स्टेटमेंट बोली, एक रिप्रेजेंटेशन बोली ऐसे फैक्ट की, ठीक है, जो आपको खुद पता था कि ये अनट्रू है, आप खुद ही वो बिलीव नहीं करते थे स्टेटमेंट को, फिर भी आपने बोल दी ताकि वो पर्सन आपकी स्टेटमेंट को माने और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, तो वो फ्रॉड माना जाता है। सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। कंसीलमेंट होता है हाइड कर देना, किसी फैक्ट को छुपाना भी फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो सामने से ही चीज़ दिख रही है, ठीक है, तो या फिर बायर उसको देख सकता है, उसको अगर बायर एग्जामिन करता, इन्वेस्टिगेट करता थोड़ा सा भी और उसको समझ आ जाता कि आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो फिर वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, तो वो हाइडिंग ऑफ फैक्ट जो है फ्रॉड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ए पर्सन के पास हॉर्स था, उसने आपको हॉर्स सेल करने के लिए ऑफ़र किया, आपने कहा ठीक है, हॉर्स आपको दिखाया गया, ठीक है। हॉर्स जो था वो अनवेल था, लेकिन ए ने आपको ये चीज़ नहीं बताई। क्योंकि आपको हॉर्स दिखाया गया था तो आप आराम से उसको देखकर बता सकते थे कि हॉर्स जो है वो सही हालत में नहीं है, फिर भी आपने वो हॉर्स ख़रीद लिया। बाद में आपको लगा कि इसका जो है सही नहीं है, फिज़िकली फ़िट नहीं है वो हॉर्स। अब आप कह नहीं सकते कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, उसने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो। अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सफिशेंट टाइम था ये चीज़ नोट करने का, लेकिन आपने आपकी गलती के कारण आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उस केस में हाइडिंग ऑफ फैक्ट को फ्रॉड नहीं माना जाएगा। हाँ, सपोज़ आपको एक हॉर्स दिया गया, ठीक है, जो कि एक्चुअल में उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग था, उस दाग को छिपाने के लिए उस सेलर ने क्या किया, उसके ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है। अब जब आपने एक्चुअल में आपको जो हॉर्स चाहिए था वो ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए चाहिए था, राइट, लेकिन अब आपको बाद में पता चला कि ये तो उसके ऊपर दाग था, दाग को छुपाया गया है और आपको ये चीज़ बताई भी नहीं गई है। अब आप कह सकते हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जब आपको दिखाया गया आपको नहीं पता था कि उसके ऊपर पेंट यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ जानबूझ के छुपाई गई है जो कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे नहीं पता चल सकती, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। थर्ड, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक पर्सन ने आपसे गुड्स लिए, ठीक है, और आपको कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे क्रेडिट पे गुड्स दे दो, मैं 4 महीने बाद आपको गुड्स के पैसे दे दूंगा। उसने गुड्स पे क्रेडिट पे गुड्स इसीलिए लिए ताकि वो आपके साथ फ्रॉड कर सके। उसको पता था 4 महीने के बाद भी वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा, फिर भी उसने ये स्टेटमेंट बोली, फिर भी उसने आपके साथ प्रॉमिस किया, तो वो प्रॉमिस फ्रॉड माना जाता है। नेक्स्ट, कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फ्रॉड की डेफिनेशन में, डिसीव की डेफिनेशन में आए, उसको फ्रॉड कहा जाएगा। या कभी भी लॉ अगर किसी भी एक्ट को, किसी भी चीज़ को अगर लॉ कह देता है कि ये फ्रॉडुलेंट है, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि इतने केसेस आते हैं, इतनी नई नई चीज़ें आ सकती हैं, तो अगर कभी भी लॉ को लगता है कि ये चीज़ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पार्ट है तो उसको फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हो। अब मेन चीज़ है, क्या साइलेंस को फ्रॉड कहा जा सकता है या नहीं।
सिर्फ साइलेंस फ्रॉड नहीं है कि आप चुप रहे बस, वो फ्रॉड नहीं है। कई केसेस में साइलेंस फ्रॉड हो सकती है। वो केसेस कौन से हैं जहाँ पे ये आपकी ड्यूटी थी कि आप बोलो, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी आप चुप रहे, तो वो साइलेंस फ्रॉड मानी जाएगी। नंबर 1 है जिसमें फिड्यूशरी रिलेशंस। फिड्यूशरी मीन्स रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जैसे कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो जिसमें आपसे पूछा गया क्या ये चीज़ सही है, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं बोला तो पर्सन को लगेगा कि हाँ सही होगी, इसीलिए आपने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि वो ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था, एक डायरेक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी कंपनी के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन से, ठीक है, वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उस केस में डायरेक्टर को सब कुछ डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर उस केस में वो डायरेक्टर कोई चीज़ नहीं बताता, ठीक है, कोई उसका हिडन एजेंडा है, उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा गेन हो रहा है, अगर वो नहीं बताता तो उस केस में साइलेंस फ्रॉड मानी जाएगी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस आपको पूछा जाता है आपको कोई डिजीज़ है तो आप बताइए, अगर आप नहीं बताते तो वो अगेन फ्रॉड माना जाएगा। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ इशू है, आपने जिसके साथ मैरिज होने वाली है आपने उसको ये नहीं बताया तो वो फ्रॉड माना जाएगा। फैमिली सेटलमेंट के टाइम पे जितना भी प्रॉपर्टी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट आपको बताना ज़रूरी है, उसमें आप साइलेंट नहीं रह सकते। तो फैमिली सेटलमेंट या अरेंजमेंट में फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटीरियल फैक्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी कंसील नहीं कर सकती, हाइड नहीं कर सकती कुछ भी। देन शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स जिन्होंने इशू किया है प्रॉस्पेक्टस, उस प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ पब्लिक को बताना ज़रूरी है, सारी इन्फॉर्मेशन बतानी ज़रूरी है पब्लिक को, ठीक है। अगर वो साइलेंट रह जाते हैं तो उस केस में वो फ्रॉड माना जाएगा। तो जहाँ पे साइलेंट नहीं रहना चाहिए, पर्सन को बोलना ज़रूरी था, उस टाइम पे अगर वो साइलेंट रहा तो वो अगेन फ्रॉड माना जाएगा। दूसरा साइलेंस कब फ्रॉड होगी, जहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। यानी बी ने सपोज ए को कहा कि अगर तुम मना नहीं करते हो तो मैं मानूंगा कि ये जो हॉर्स है ये इसकी बिल्कुल साउंड है, इस फिजिकली बिल्कुल फिट है, ठीक है। ए ने कुछ भी नहीं बोला, तो यहाँ पे क्योंकि बी ने बोला था कि अगर तुम मना नहीं करोगे, अगर तुम साइलेंट रहोगे तो मैं मान लूँगा कि हॉर्स सही है। यहाँ पे साइलेंस वॉज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ना बोलना भी बोलने के बराबर था। तो यहाँ पे ए ने अगर चुप रहा ए, तो अगेन बाद में पता चलता है हॉर्स जो था वो फिट नहीं था, तो वो फ्रॉड माना जाएगा वो साइलेंस भी। अब फ्रॉड का इफ़ेक्ट क्या होता है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या दूसरा एक्सेप्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन की तरह वो दूसरे पार्टी को कह दे कि उसको सेम पोजीशन पे ले जाया जाए जब अगर फ्रॉड नहीं होता, उस टाइम पे अगर तुम जिस पोजीशन में होते तो वही पोजीशन में रखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर हॉर्स बाद में अनवेल निकलता है तो पर्सन कह सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दूंगा अगर तुम इस हॉर्स को सही करके दे दो, ठीक है, मेडिकली फिट करके दे दो, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे जो है बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। या तीसरा, फ्रॉड के केस में आप डैमेजेस के लिए भी सू कर सकते हो, जो आपको लॉस हुआ है उसके लिए आप जो है कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट जो है फ्री कंसेंट कब नहीं होती, वो है मिस्टेक। जब दोनों पार्टी सेम चीज़ पे सेम सेंस में अग्री नहीं करती, उसको हम कहते हैं मिस्टेक। दो तरीके की मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है, जैसे आपको पता नहीं था पर्टिकुलर लॉ का एक कंट्री का, ठीक है, तो वो एक मिस्टेक होगी। आपको नहीं पता था कि जो रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, आप चले गए, ठीक है, वहाँ पे पुलिस ने आपको पकड़ लिया,
अब आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, चाहे आप ऐसी कंट्री से आए हो जिसमें रेड लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे आपने नया व्हीकल चलाना सीखा है, वॉट एवर द केस में बी, बट क्योंकि आप एक कंट्री में हो तो आपको उस कंट्री के रूल्स के बारे में, उस कंट्री के लॉ के बारे में पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ठीक है। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है इंडिया में, मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर मैं साइलेंट रहूँगा तो वो फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। इस बेसिस पे कि आपसे मिस्टेक हो गया, आपको पता नहीं था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ तो आप कॉन्ट्रैक्ट चलता ही रहेगा, अगर आपको नहीं पता तो वो आपकी मिस्टेक है, लेकिन आप उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो चीज़ें आती हैं, बायलेटरल मिस्टेक या यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या है, दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है, दोनों पार्टी से ही मिस्टेक हो गई, ठीक है। जैसे कि ए पार्टी के पास दो हॉर्सेस थे, एक ब्लैक कलर का हॉर्स था, एक वाइट कलर का हॉर्स था। ए ने कहा बी को कि मैं अपना एक हॉर्स सेल करना चाहता हूँ फॉर 50,000 रुपीज़। बी को लगा कि ए अपना वाइट वाला हॉर्स सेल कर रहा है, बट ए के माइंड में था कि वो अपना ब्लैक वाला हॉर्स सेल करेगा। अब इस केस में दोनों पार्टी से ही मिस्टेक हो रही है, दोनों पार्टीज़ ने ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि दोनों पार्टीज़ में भी किसी ने नहीं पूछा कि कौन सी चीज़, क्या सब्जेक्ट मैटर आप जो है सेल कर रहे हो, या मैं क्या चीज़ खरीद रहा हूँ। तो इन दैट केस जब ऐसा होता है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। बाकी सारी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, बट मिस्टेक में जब बायलेटरल मिस्टेक है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में हमने किया था कि ये बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टी सेम चीज़ सेम सेंस में समझें। जब दोनों पार्टी सेम चीज़ सेम सेंस में नहीं समझ रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, वो यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड है। देन यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या है, यूनिलेटरल मीन्स एक पार्टी, ठीक है, बाय मीन्स दो पार्टीज, बायलेटरल मिस्टेक में दोनों पार्टी से ही मिस्टेक हुई थी। यूनि मतलब वन, यूनिलेटरल मिस्टेक मीन्स एक पार्टी से मिस्टेक हुई है। जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी से मिस्टेक होती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही रहता है, ठीक है। अगर सपोज करो ए ने आपको कहा कि मैं अपना हॉर्स सेल करने वाला हूँ 50,000 रुपीज़ पे, ठीक है, उसने आपको फ़ोन पे ये चीज़ बताई, फ़ोन में डिस्टर्बेंस थी, आपको 50 की बजाय 15 सुना। नाउ अगेन दिस इज़ अ मिस्टेक ऑन योर साइड, ठीक है, आपको गलत सुना, ठीक है। तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते सेइंग कि मुझे तो 15 लगा था, ये तो 50 कह रहा है, ये तो मिस्टेक हुई है, नाउ आई वांट टू अगेन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टेक सिर्फ आपसे हुई है। एक इंसान से अगर मिस्टेक होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। लेकिन कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अगर एक इंसान से मिस्टेक हो जाती है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। वो कौन से अग्रीमेंट्स है, अगर मिस्टेक आइडेंटिटी को लेके हो, आपने सपोज सोचा कि आप पेंटिंग बनवाओगे फ्रॉम ABC कंपनी, ठीक है, ABC कंपनी में एक पर्सन है ए, आप उससे जाके अपनी पेंटिंग बनवाओगे। आप गए, वहाँ पे ए की बजाय ए का सन बैठा था, ठीक है, आपको नहीं पता था, आपको लगा कि ए ही बैठा है, आपने उसके साथ पूरा डिस्कस कर लिया कि पेंटिंग कैसी होगी, प्राइस डिस्कस कर लिया, सब कुछ हो गया। बाद में जब पेंटिंग बन के आई तब आपको पता चला कि वो तो ए का सन था, ए नहीं था। इन दैट केस आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी के रिलेटेड मिस्टेक हुआ है। सेकेंड, मिस्टेक एज टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। अगर रिटन डॉक्यूमेंट को लेके किसी भी तरीके की मिस्टेक हुई है, ठीक है, नेचर या कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की मिस्टेक हुई है
इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे एक ओल्ड लेडी का। एक ओल्ड लेडी थी, वो इलिटरेट थी। उसने अपने नेफ्यू को बोला कि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जिसमें एक्चुअल में वो चाहती थी कि उसका नेफ्यू उसके बिहाफ पे, ओल्ड लेडी के बिहाफ पे ओल्ड लेडी की प्रॉपर्टी को मैनेज करे। तो ऐसा वो डॉक्यूमेंट में लिखवाना चाहती थी। नेफ्यू ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट की बजाय एक गिफ्ट डीड बना दी जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने नेफ्यू अपनी यानी अपने नाम पे कर ली। तो इन दैट केस, क्योंकि ओल्ड लेडी सोच रही थी कि वो जो थंब इम्प्रेशन दे रही है, जो वो अंगूठा लगा रही है, वो मैनेज करने पे लगा रही है, बट एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ था वो जो क्या था, गिफ्ट डीड का था। तो इन दैट केस वो जो डॉक्यूमेंट माना गया वो वॉइड माना गया, क्योंकि जिसने एग्जीक्यूट किया, वो ओल्ड लेडी जो एग्जीक्यूट कर रही थी डॉक्यूमेंट, वो कुछ और सोच के कर रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट कुछ और था। तो अगर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस्टेक होती है तो उस केस में वो अग्रीमेंट ही यूजलेस होता है, वो अग्रीमेंट ही वॉइड होता है। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।